फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारे देश का शायद सबसे बड़ा स्कैम आज के समय पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कमीशन फॉरेक्स के इन्फ्लुएंसर्स को मिलता है। और उसमें मोदी जी कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि आप में कितनी ताकत है, मेरे साइन से भी ज्यादा आप लोगों की साइन में पावर है। एक ऐड आती है जो बोलती है म्यूचुअल फंड सही है। ये भी लाइट नहीं है, ये भी हेवी हो जाएगी क्योंकि बहुत लोगों में पैसे लगे हैं। पूरे पॉडकास्ट के एंड में लोग कहेंगे कि साला सब कुछ स्कैम है क्या? हाँ, नहीं बोलो आप पहले। कितना सही है म्यूचुअल फंड? सिंपल सा सवाल है। अपन उसके परत जैसे खुलती जाएगी और डार्क जाते जाएंगे और अंदर जाते जाएंगे। कितना सही है म्यूचुअल? देखो सही होगा शायद, हमें नहीं पता, बट शायद। लेकिन आपको इंटरेस्टिंगली एक चीज बताओ कि आज तक मैंने कोई भी बहुत धनी व्यक्ति नहीं देखा है जिसने अपना पूरा करियर केवल और केवल इस चीज से बनाया। मैं ही नहीं कह रहा हूँ गलत है, सही है, मैंने नहीं देखा है। कुछ लोग बोलोगे कि नहीं, हम तो तब लगाते हैं क्योंकि हम टॉप 5 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड ऑफ द लास्ट 5 years देख के लगाते हैं। बहुत रिसर्च करते हैं। बहुत रिसर्च। आपको पता है जिस वेबसाइट पे ये सारी चीजें लिस्ट होती हैं, आप आज ले रहे हो, आप 15 साल के लिए लगा रहे हो, 15 साल पहले जितने भी टॉप 5 पे थे वो लिस्ट से नाम भी हट गए हैं बहुत सारे, हार्डली कुछ बचे हैं। स्कीम बंद भी हो चुकी है। स्कीम बंद भी हो चुकी है। स्कीम बंद हो चुकी है। स्कीम ही बोलते हैं, सही म्यूचुअल बोल फंड रहे ऐसी हैं, होती है। सही बोल रहे होती हैं। है। स्कीम होती है। एक तरीके से आप समझो, जब बुल मार्केट होता है तो आप लोगों का ही पैसा लगा के ये चीज चलती है। उनके पास पैसा नहीं है, या आप लोगों का पैसा है, वही चीज लगा के चल रही है। और ये आज से नहीं चालू है। तो हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। 76,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड का स्कैम हो चुका है, वो भी 2000s में। 76,000 करोड़, समझ रहे हो ब्रेविटी कितना बड़ा है? तो 1963 में आरबीआई एक एस्टैब्लिश करती है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं यूटीआई। याद रखो, मैं यूटीआई को स्कैम नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ तो हुआ था। बढ़िया स्कीम है ये यूटीआई। क्यों ट्रस्ट? नाम क्या है? ट्रस्ट। वो सीरीज में ध्यान होगा, द मोस्ट प्यारे हर्षद जी भी कुछ जो भी था, और बहुत क्लोज फ्रेंड थे उनके, शिष्य थे, नाम नहीं लेंगे। तो वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आने वाला है। तो यहाँ पर लोगों के अंदर इन्वेस्टिंग की हैबिट लगवानी थी, क्योंकि सही है, अच्छी बात है, सही है, उसका ऐड भी रहता है, ये तो सही है। तो वो हैबिट लगानी थी। तो इस चक्कर में क्या हो गया कि ये लोग एक स्कीम लेके आए, US 64। इस स्कीम को एक बहुत प्यारे तरीके से मार्केट किया गया। क्या मार्केट किया गया कि आपको हर साल 28% का 28% का डिविडेंड मिलेगा। 28% डिविडेंड देने वाली कंपनी ने 76,000 करोड़ का स्कैम किया। कैसे? अब इस चीज को समझते हैं। इंटरेस्टिंग पड़ाव तब आया जब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब तक 28% लोग को सब बढ़िया, क्लोज एंडेड प्लान था। क्लोज एंडेड मतलब आप पैसे एक लेवल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, आप निकाल नहीं सकते हो। अब अचानक से क्या हो गया, कुछ एनालिस्ट देखे कि भैया जिस साल कंपनी खुद 10% से नहीं बढ़ी है, उस साल भी 28% तक। ये कहां से हो रहा है? क्योंकि दो चीजें उस समय की मैनेजमेंट ने झोल करे थे। पहली चीज थी, इन लोगों ने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अपने हिसाब से चेंज कर ली, जो अपने कंफर्ट लेवल पे लगे। जो हमने बात करी है, सीए लोग बहुत चीजें घुमा सकते हैं, हाथ में रहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, दुनिया की एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, वो भी गेस कर लेंगे, ऑडिटिंग कंपनी है, जो 10 साल से अपने टैक्स इतने प्यारे तरीके से बचा रही है। आप लोगों से भी शायद कम टैक्स भरती होगी वो, क्योंकि दे हैव गॉट द बेस्ट सीएस, दे हैव गॉट द बेस्ट ऑडिटर्स। अच्छा, अपन सीए की बात कर रहे थे तो मेरे को एक किस्सा याद आया। जीएसटी के बाद मोदी जी एक सभा लेते हैं, सभा ही बोल सकते हो उसको, सीएस की। और उसमें मोदी जी कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि आप में कितनी ताकत है, मेरे साइन से भी ज़्यादा आप लोगों की साइन में पावर है। तो समझ लीजिए कि सीए के पास कितनी पावर है। एक्चुअली में सीएस आर वेरी पावरफुल। इनफैक्ट हमारे देश की अगर बात करूँ तो हमारे देश के सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर सीएस की मैं बात करूँ तो एक है कुमार मंगलम बिरला जी, दूसरे लेट राकेश झुनझुनवाला जी, और तीसरे हैं मोतीलाल ओसवाल जी। कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी भी जो चलाते हैं वो सीए ही चलाते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए, सारे बड़े से बड़े डिपार्टमेंट्स जाओगे, इकोनॉमिक फोरम्स जाओगे, तो सीएस रूल दैट। तो इस बात को हम डिनाई नहीं, बट प्रॉब्लम बस यही होती है कि वो हर फील्ड में होती है। वो तालाब की कुछ मछलियां, 2-3 गंदी मछलियां, फिर वो एक परसेप्शन क्रिएट कर देती है।
जैसे वो अगर आप फेक बिल्स की भी बात करो तो वो सारे सीए नहीं करते हैं कि वो फेक जीएसटी और ये वाले, वो एक दो जन करते हैं, बाकी आर वेरी ऑनेस्ट, वो अपने ओथ और वो सारी चीजों से वो फॉलो करते हैं, लेकिन वो एक दो जन कर देते उसके चक्कर में। हम बात उन्हीं की कर रहे हैं, हम सारी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे। एज अ कम्युनिटी जैसे मैंने सीधे बताया 3 सबसे पावरफुल हो गए और इन जनरल दे आर एक्चुअली गुड, बट वही है एक दो जन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं उसके चक्कर में होता है। तो कमिंग बैक, गलत नहीं होती, लोग कुछ गलत एग्जैक्टली कुछ लोग गलत होते हैं। तो कमिंग बैक टू दिस थिंग जो हम म्यूचुअल फंड का कर रहे थे, तो US 64 जो स्कीम हुई यहाँ पर अब 2 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि ये अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खुद ही सेट करते थे। जनरल जो सब फॉलो कर रहे हैं कंपनीज उसको नहीं फॉलो करते थे, अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लगाते थे, स्मार्ट दिमाग लगा के। और दूसरा प्रॉब्लम था जो NAV, आपने सुना है नेट एसेट वैल्यू जो कहते हैं म्यूचुअल फंड में, हम क्या देखते हैं NAV, हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कब कर रहा है, जब NAV ऊपर जा रहा है। उस समय पे मैनेजमेंट के हाथ पे था अपने हिसाब से आप NAV दिखाओ। बिल्कुल, इन द सेंस अगर मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म भी कर रही है लेकिन मेरे को नहीं दिखाना, तो मैं 100 की जगह पे 80 का NAV दिखाऊंगा। मतलब मैंने बोल दिया ये NAV है तो है। एग्जैक्टली अपने हिसाब से वो NAV सेट कर रही थी, तो लोगों को एक्चुअल कभी फिगर ही नहीं पता चल रहा था क्या चल रहा है क्या चल रहा है। प्रॉब्लम क्या थी कि 2001 के आसपास जब बबल बन रहा था, तो इनको बड़े बड़े स्टॉक ऑपरेटर्स ने, ये सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड जो चल रही थी, इनको घटिया से घटिया स्टॉक्स चिपका के चले गए आईटी के। क्यों? क्योंकि इंटरनल कुछ होगा, कोई डिपार्टमेंट कोई मैच हो गया, ब्राइब लिया, ये वो कर दिया, सेटिंग हो गई सर। तो क्या हो गया कि जब ये बबल फटा और प्रॉब्लम आई, तो विद इन अ वीक 50% NAV एक्चुअली में गायब, और उसके बाद ये पूरी तरीके से US 64 ऐसी फेल हो गई कि एक आम जनता का पूरा विश्वास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ही उठ गया, क्योंकि उनको उनके पैसे ही नहीं मिले। भैया 76,000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, और पूरा का पूरा अगर एक आम इंसान का चले जाए ना सबका मिला के, तो ट्रस्ट ही उड़ जाता है। लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स लगा दी होगी, पूरी लाइफ से। अरे सीन क्या हो गया था कि क्योंकि इतना ज्यादा ट्रस्ट था कि भैया इतने बड़े बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत लोगों ने जो रिटायरमेंट फंड था वो पूरा उस पर लगा दिया। बहुत विडोज थे, उन्होंने अपना पूरा पैसा लगा दिया। डिविडेंड दे रहे 28% डिविडेंड दे रहे भाई, जिंदगी कटेगी, 28% जिंदगी कट जाएगी। तो सबने लगाया और इस चक्कर में उन लोगों ने अपने पैसा डुबाया। तो ये इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा स्कैम था, जिसमें हर व्यक्ति, आम व्यक्ति फंस गया। और इन्हीं कुछ कुछ इवेंट्स के चक्कर में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड का नाम और ज्यादा बदनाम होता। आजकल भी एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन चल रहा है, लेकिन वो बहुत लंबी चीज है जो हम पार्ट 4 में रिवील करेंगे। तब तक मैं एक चीज बता दूं, मेरा एक सूत्र है, उसकी एक बात बताता हूँ। 2 पार्ट में चलो एक चीज तो हो गई कि सृजन के भी अब सूत्र बनने लग गए। सूत्र बन ही जाते हैं, धीरे धीरे बन रहे। तो मैं उससे बोल रहा था, यार इतना पैसा आ रहा है, 16,000 करोड़ हर महीने आ रहा है, कहाँ लगाओगे? तो बोलता है, सृजन पहले तो समझो कि म्यूचुअल फंड बनाया क्यों हमने। जब बाहर का पैसा इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, तब उनके हाथ से मार्केट को निकालने के लिए हमने बनाया म्यूचुअल फंड। बोल रहे हैं कि आज ये परिस्थितियां बनी हुई है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा आ तो रहा है पर लगाए कहाँ, क्योंकि हमें गारंटी नहीं है कब ये बबल बास्ट होगा। सब ना बस चल रहे हैं, फ्लो में चल रहे हैं। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में कोई से भी म्यूचुअल फंड को निकालो, 90% टाइम सबके कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है। कंपनी अलग होंगे, एएमसी अलग होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है। वो सेम ही 8-10 स्टॉक पंप हुए जा रहे। और उसी 8-10 स्टॉक को मैनेज करने के लिए उस मैनेजर को साल का 6 करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए मिलता है। अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों, वो लोग अपना दिमाग लगा के अलग क्यों नहीं ले रहे? कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रीजन ये है कि आप पब्लिक स्क्रूटनी में हो। कल को अगर आपने एक बहुत बढ़िया स्टॉक भी ले लिया जो आपको पता है फंडामेंटली सही है मेरे सारे लोगों को, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि कंपटीशन में जब सारे मैनेजर्स एक ही चीज ले रहे हैं, मैं कुछ एक अलग ले लूं जिसमें अगर चल गया तो मेरा नाम तो बहुत होगा, लेकिन नहीं चला ना तो मेरा अकेला फंड नीचे दिखेगा। फंड भी नीचे जाएगा, नौकरी भी जाएगी, सब कुछ, रेपुटेशन भी जाएगी, वापस कोई हायर भी नहीं करेगा, और मेरे को स्कैमर भी बोल देंगे। इसलिए वो बोलते कि भैया हर साल हमारे पूरे AUM का 1% कंपनी को आते जा रहा है, 1.5% आते जा रहा है, चलने फ्री का पैसा है, चलने दो। और लोग जाके चेक भी नहीं करेंगे कि 90% कॉन्स्टिट्यूएंट तो सेम है। अगर 90% कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है तो इंडेक्स फंड में क्यों नहीं लगा लेते हो? सिंपल सी चीज, सबने सेम शेयर ले लिए, 1-2% ऊपर नीचे परफॉर्मेंस, तो उससे बेटर एक्सपेंस रेशियो तो कम दो।
बिल्कुल। तो ये वाली चीज है। अगेन सेइंग म्यूचुअल फंड पूरी तरीके से गलत नहीं होता, लेकिन तो कुछ तरीके होते। इसका थोड़ा सा डिटेलिंग अपन अगले एपिसोड में बिल्कुल करेंगे। और जाते जाते ये भी बता देते हैं कि सही है करके स्टॉक मार्केट में तो पैसा लगा दिया है, अब नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी होने वाली है वो मनी मार्केट में पैसा लगाने की है। ऐड आना शुरू हो गए, समझ जाइए। सृजन भाई के स्रोत बढ़ते जा रहे हैं बहुत। ये बढ़िया बात है। बट हाँ, हाइब्रिड स्कीम्स, तो ये वाली चीज तो बिल्कुल हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं सैचुरेट तो हो रहा है। हाँ, तभी तो लोग विदेशी बाजार और ये सब देखना शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये वाली चीज तो है। और एक अदृश्य बाजार भी देखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए आगे भी करते हैं। हाँ, बोलिए। तो विदेशी बाजार आपने बोला अभी, तो कुछ विदेशी मुद्राओं की भी काफी लेन देन, उसके ऊपर काफी बातचीत चल रही है। इस पे आरबीआई ने तो अभी बैन बिन लगा दिया यार। अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट हमको क्या फर्क पड़ता, सबको बुरा ही लगता है, लेकिन हम तो बोल ही देते हैं। किसी ना किसी को तो बुरा लगता ही। हाँ यार, अब देखो सच्ची बात है तो किसी ना किसी को बुरा लगता है, और सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन सच तो सच होता है। चलिए बोल देते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारे देश का शायद सबसे बड़ा स्कैम आज के समय पे चल रहा है। क्यों, मैं समझाता हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि एक बहुत प्यारी सी चीज होती है हमारे देश पे। हमारे देश पे हर दूसरा इन्फ्लुएंसर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहा है, उसके पास बढ़िया 2-3 करोड़ की गाड़ी दिखाई जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कैसे सीट पे बैठे, ऊपर से अचानक से डॉलर्स और पैसे गिर रहे हैं कैश में। अरे बेवकूफो, फॉरेक्स में जब तुम ट्रेड भी करते हो तो कैश में सेटलमेंट नहीं होती है। कौन सा ट्रेडर कैश की गड्डी, लेकिन वो ऐसे टक करेंगे और उसका कैश गिरने लग जाता है। उसके बाद वो एक ट्रांजिशन आता है, उसके बाद लाल कलर की एक फरारी आ जाती है, उसमें बैठ के उसके बाद हाफ शॉट्स में वो बाहर आएंगे। और फरारी में भी गड्डियां भरी होती है, गड्डियां भरी हुई है, मतलब ऐसा साइड में भी ऐसे रखी हुई है, गेट भी खोल रहा है तो गिर रही है, 3-4 गड्डियां उधर नीचे गिर रही हैं। वो सब फॉरेक्स से लिए उनके हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद बाहर, और मोस्टली वो दुबई जैसी जगह पे घूमने जा रहे हैं, ठीक है। और स्विमिंग पूल से ऐसे जल परियों जैसे निकलेंगे और जल परियों से ऐसे 14 पिप्स ऐसे, फॉरेक्स ने मेरी जीवन बदल दिया है, आप भी इसमें अकाउंट खोलो। सुबह उठता हूँ 5 मिनट में करोड़ 5 मिनट में फिर और फिर मैं दुनिया भर में ऐश करता हूँ। भैया सबसे बड़ा जुमला यही है, समझते हैं इस चीज को हमारे देश, क्योंकि ये बहुत लोगों का, मेरे को भी डीएम आता है, भैया फॉरेक्स इलीगल है, क्लियर कर दो। आज क्लियर कर देते हैं आप लोगों के। हमारे देश में टेक्निकली जिस तरह का फॉरेक्स ट्रेडिंग दिखाया जा रहा है वो पूरी तरीके से इलीगल है, और जो भी इन्फ्लुएंसर इस चीज को प्रमोट कर रहा है वो पूरी तरीके से इलीगल चीजों को प्रमोट कर रहा है। इसका उदाहरण सबसे सिंपल है, जाके चेक करो। हाल फिलहाल में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 75 कंपनीज को आरबीआई ने बैन किया है। दिसंबर 2023 में लिस्ट निकली थी, 35 कंपनीज को बैन किया गया है। अब इसको समझते हैं क्या सीन है। हमारे देश में 2 रेगुलेशन फॉरेक्स पे चलते हैं, एक आरबीआई लेके आता है, दूसरा सेबी लेके आता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिंपल सा है कि बॉस आप वो वाली फॉरेक्स ट्रेडिंग कतई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पर फेमा का एक्ट लग जाता है। क्या है इसको समझते हैं इसको, और लॉजिकल भी है। देखिए हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं चाहती है कि हमारे देश का पैसा दूसरे देश पे जाए। तो जब बहुत लोग फॉरेक्स करते हैं तो क्या होता है, आपका जो आईएनआर में आप डाल रहे हो उसको कन्वर्ट करते हैं उनकी करेंसी पे, उसके बेसिस पे ट्रेड होता है, और फिर आपको अपना जो रहता है वो मिल जाता है, ठीक है। तो आरबीआई ये चीज नहीं चाहती, बिकॉज आप जब कन्वर्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप दूसरे देश को डॉलर, आरबीआई को पैसा देना पड़ रहा है, डॉलर देना पड़ रहा है। एक तरीके से हमारा डॉलर खरीद रहे हो, आईएनआर बेच रहे हो, तो आईएनआर वीक हो रहा है, व्हिच ऑब्वियसली दे डोंट वांट। तो फेमा का एक्ट, बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, जो छोटा छोटा ट्रेड कर रहे हो, कर तो ले रहे हो, आज बच जा रहे हो, बट आरबीआई के रूल्स, फेमा के एक्ट के इतने, आप जाके गूगल कर लो, इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आपको 3 साल तक जेल भी हो सकती है। बहुत बड़ा वायलेशन है, बहुत बड़ा वायलेशन है। 3 साल तक आपको जेल हो सकती है, और जितना आपने कमाया छोड़ो, जितना लगाया है, जितना आज तक ट्रांजैक्शन किया है ना, उसका 5 गुना भी ले सकती है, 3 गुना भी ले सकती है, डिपेंड करता है। तो ये मत सोचो अरे मैं तो प्रॉफिट में ही नहीं हूं तो मुझसे क्या लेगी, भैया सब ले जाएगी, घर बार बिक जाएगा, सड़क पे आ जाओगे। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज है, कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं भैया हमारा जो ब्रोकर है ना वो तो आईएनआर पे ही डील करता है, आईएनआर में करके हम वो कर देते हैं, वो सेबी के रेगुलेशन में आ जाते हैं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक सिंपल सा रूल बनाया हुआ है कि अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग आईएनआर इस सब में करना है तो आपको सेबी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये जो फॉरेक्स ब्रोकर्स में यहां पर जिन्होंने कंपनियां खोली है उस पर कर रहे हैं, उनके पास सेबी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। दे आर एक्सप्लॉइटिंग अ ग्रे एरिया। सेबी ने केवल, इसलिए आप देखो कि डिसेंट जो अच्छे ब्रोकर्स हैं, स्टैंडर्ड, चाहे वो अपस्टॉक, ज़ेरोधा, एंजल, कोई भी हो, सारे ले लो आप, धन जितने भी ले लो, कोटक, ये इस पे जो करेंसी ट्रेड्स होते हैं तो सेबी ने क्लियर बोला है कुछ पेयर्स हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर, फिर यूएसडी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूएसडी आईएनआर यूरो, इस तरह से उनने पेयर्स बनाए हुए हैं जिसके लिए वो लाइसेंस देती है।
तो अगर आपके इसमें लाइसेंस नहीं है, क्योंकि काफी सारे ब्रोकर्स इस तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है आम आदमी का है। कैसे? कमेंट्स में आप लोग बताना कितने लोगों ने फॉरेक्स किया और ये परेशान हो गए। इनफैक्ट यार इस चीज से तो मैं खुद परेशान हूं, मेरी इतनी फेक आईडीज बनी, हर इन्फ्लुएंसर की बनी है, और वो लोग फॉरेक्स में घुसा देते हैं, बिटकॉइन में घुसा देते हैं और फर्जी एप्स में घुसाते हैं। बहुत लोगों का पैसा फंस गया। ठीक है, अब ये पैसा फंस गया है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बोलोगे ना मैं रेगुलेटर के पास जाऊंगा। रेगुलेटर सबसे पहले आपको धर लेगा। क्यों? फेमा के रूल के हिसाब से आपने इलीगल काम करा है। तो आपके अगर 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 50 लाख रुपए जो भी फंस गए हैं भारत में, वो आपके फंस गए। आप कुछ भी कर लो, नहीं निकाल सकते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि भैया सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, और अगर सही में करना है फॉरेक्स तो भैया परमानेंट रेसिडेंसी बाहर शिफ्ट करो, या तो दुबई में रुको या तो कहीं और रुको। और पता है ये सबसे बड़ा जुमला क्यों है, क्यों इतना प्रमोशन हो रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा कमीशन फॉरेक्स के इन्फ्लुएंसर्स को मिलता है। आप जब एक डीमैट अकाउंट का लिंक नीचे देते हो नॉर्मल स्टॉक मार्केट का, तो हम लोगों को 10-20% मिलता है। फॉरेक्स वालों को 75 से 80% मिलता है। क्यों? क्योंकि उधर के ब्रोकर को पता भैया पैसा एक बार आया तो फंसाना ही है हमको, कौन सा वापस देना है, खेलने दो, विड्रॉल तो देना ही नहीं है। ये ब्लॉक हो गया भाई, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, सामने वाला गिव अप ही कर देगा, कंप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि खुद फंसेगा। और ये लोगों की यूनिट्स बाहर बनी हुई हैं, तो हमारे डायरेक्ट रेगुलेशन इनको तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आरबीआई हमेशा एक लिस्ट निकालती रहती है बार बार वार्न करके, भैया समझ जाओ इस चीज पे मत लगाओ। तो और इनकी कंपनीज रजिस्टर्ड भी ऐसे आइलैंड्स पर होती है जहां कोई पॉलिसी नहीं है इसके, और ऐसे आइलैंड्स के बारे में हमने सेकंड पार्ट में बात करी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आम आदमी देख रहा है वो ये समझे, अगर आपको करेंसी में लीगली भारत में रह के भारत में ट्रेड करना है तो कुछ पेयर्स हैं जो आपके नॉर्मल ब्रोकिंग अकाउंट में रहते हैं, उस पर करो। दूसरी चीज़ है, अगर मेरे को अब आके कुछ लोग इस पर भी वीडियो बना देंगे फॉरेक्स वाले सब, क्योंकि भैया हमने क्या बात बोल दी, भाई सच है बात ये। फेमा का रेगुलेशंस आप जाके पढ़ो, आरबीआई के रेगुलेशन पढ़ो, सेबी के रेगुलेशंस पढ़ लो। अगर वो ब्रोकिंग भले बाहर की है, वो बोल रही है हम सेबी रजिस्टर्ड है, उनका लाइसेंस है, आप चेक करो सेबी वेबसाइट, करो यार, बिंदास करो, सेबी रजिस्टर्ड है कर लो। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप दोनों जगह से वॉयलेट कर रहे हो। और रजिस्टर्ड बोलने से रजिस्टर्ड नहीं है, नंबर आप चेक करो, क्योंकि ये वाले भी बहुत रजिस्टर्ड तो वो बोल देते हैं। अभी जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें स्कैम हुआ था बीच में, नॉट रिलेटेड टू फॉरेक्स। उसमें क्या हो गया था कि एक पार्टी थी, वो पार्टी सामने वाले पार्टी को बोलते थे कि हम सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है, और उनका नीचे लाइसेंस भी देते थे। एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब थे, वो उन्होंने पूरे लाइफ की आमदनी 2 करोड़ रुपए लगा दिए। उन्होंने ऑन पेपर सामने वाली एडवाइजरी ने कि भाई हम आपका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, 20 करोड़ बना दिए। सामने वाले ने सोचा यार मैं पैसे निकाल लेता हूँ, घर वर खरीदने का मेरा सपना, वो खुश हो गए कि ये कर लो। फिर वो नहीं निकल रहा, तो वो समझ गए भी है वो है। सीन क्या हुआ था, एक कंपनी उसी नाम पे रजिस्टर्ड थी, लेकिन वो एक एफआईआई थी, और इन्होंने उसी नाम पे एक प्रोप्राइटरी कंपनी खोल ली थी। तो इस चक्कर में वो नेम सेम हो गया और इनको लगा कि ये वही वाली कंपनी, क्योंकि वो वेबसाइट वही दिखाते थे। तो इस तरह से भी स्कैम हो रहा है। तो आपको आपकी हार्ड अर्न मनी, यार देखो सिंपल सी बात है, आज अगर मुझे एक पावर बैंक भी खरीदना रहता है अमेजोन से 20,000 mAh का, तो मैं जाके 3 बार रिव्यू देखता हूँ, 2 लोगों से बात करता हूँ, फिर मैं वो खरीदता हूँ। फट ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी हार्ड अर्न मनी, 1-2 नहीं है, 10,000, 50,000, 1 लाख, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, यूं डाल दे रहे, यूं। मतलब यार ज्यादा पैसा है तो हम तीनों अपना गूगल पे अकाउंट नीचे डाल देंगे, हमें जरूरत भी, हमें जरूरत है। अच्छा, ये बात जो निकली थी ना, हम जब लिंक डालते हैं अफिलिएट का जो भी आता है अकाउंट में आता है, उसके ऊपर प्रॉपर अपन टैक्स भरते हैं, सब होता है। फॉरेक्स वाले का जो पैसा आता है वो आता है यूएसडीटी में। अब पता कर लो जिसको पता नहीं है यूएसडीटी क्या होता है, कैसे होता है, टैक्स भी नहीं देना पड़ता उस पे। तो ये सारा स्कैम चल रहा है, टैक्स भी नहीं, वो अकाउंटेड ही नहीं है, वो एग्जैक्टली। तो इसमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं विच शुड बी प्रोहिबिटेड। बट जैसे मैंने बताया कि जो बाहर दूसरे आइलैंड्स पे बनी हुए, उस पे हमारे रेगुलेटर्स भी क्या ही करेंगे, वार्न कर सकते हैं बस सबको। तो वो वार्निंग बार बार दी जा रही है, लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी होती है ना, बहुत इजीली कैरिड अवे हो जाती है। लालच बड़ा, लालच है। अरे यार देखो, माइंड वॉश करना काफी आसान है। अगर आप दिखाओगे भाड़े की 2 गाड़ियां दिखा दोगे, हर जगह गड्डियां दिखा दोगे, तो माइंड इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में क्या पावर डिप्राइव्ड कंट्री रह चुकी है। तो जैसे एक सिंपल सी बात है, आपको पता है हमारे देश में स्पेसिफिकली अगर आप बिहार पे जाते हो, सबसे ज़्यादा लोग यूपीएससी की तैयारी क्यों करते हैं? उसका एक सिंपल सा रीज़न है, यूपीएससी और आईएएस की तैयारी हमारे देश में इसलिए सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि पावर डिप्राइव्ड स्टेट रह चुका है वो। तो उन लोगों को बस एक चीज़ दिखती है, बचपन से उनने देखा हुआ है, उनके डीएनए में आ गया है
कि अगर हमको गरीबी से उठना है तो उसका एक ही चीज है, पावर। गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन से बचना है तो पावर है। और पावर किसको मिलती है? जब आप यूपीएससी क्लियर करते हो, जब आईएएस ऑफिसर बनते हो या आईपीएस ऑफिसर बनते हो। इसलिए आपने देखो कि बिहारी इतने मेहनती होते हैं, मतलब लिटरली हम लोग कुछ नहीं करते भाई, उन्होंने जुनून सवार कर लिया ना। वो लेजिट 2 साल तक 18 घंटे पढ़ेंगे और क्रैक करके बताएंगे, जितने अटेम्प्ट लगे करके बताएंगे। वो इतनी भूख, हमको भी पता, अगर वो एफर्ट एक प्राइवेट किसी चीज में करने के लिए लगा दें, एक बिजनेस खड़ा करने के लिए, तो वो तो भाई फाड़ देंगे। लेकिन उनका वो इंटेंट ही नहीं है कि भाई मैं अभी करोड़पति, ही नहीं अभी पावर उनके लिए लाल बत्ती, दैट पावर, दैट रिस्पेक्ट, प्राइड है उनके लिए, क्योंकि वो डिप्राइव्ड इतना रखा गया ना उस चीज से उठने के लिए, वो चीज है। इसलिए आप देखना सेम चीज होती है रिचेस्ट लोगों की। 70% जो दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं, दे वर कमिंग फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि उनने गरीबी इतनी देखी है, तो उनको दिखता था कि भैया एक बंदा जो रोल्स रॉयस से उतर रहा है उसको सब हाथ जोड़ते हैं विदेश में, तो उसको दिखता है भाई पैसा ही सब कुछ है, तो वो पूरे जी जान लगा के पैसा पे ही फोकस करता है। उसमें कुछ लोग गलती से कुछ इधर उधर कर देते हैं, जैसे तेलगी ने कर दिया, हर्षद मेहता ने कर दिया, बाकी लोग हैं शॉर्टकट ले लेते हैं, बाकी कुछ लोग आंख बंद करके इसी चीज पे